Hello everyone, welcome to my channel Chemophilic Lorica. Hope you all are fine and doing well and safe at home. As you know that some viewers had earlier requested for PDF notes of class 11th and 12th, and even I had also told you that I will upload it in near future. So Monday से आपको उन सभी जो भी कंटेंट आपको अब तक पढ़ाया गया है उन सब के पीडीएफ नोट्स नीचे उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू प्रिपेयर वेल, रिवाइज वेल. जितनी भी वीडियोस अब तक पहले भी अपलोड कर दी गई हैं उन सभी वीडियोस के आपको पीडीएफ लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो देर किस बात की, गो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गेट योर नोट्स. लेट्स मूव टू द लेक्चर. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लॉज पढ़े थे और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी. तो लॉज के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए थे करने को, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन आपको दिया था, इफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वेइंग 0.11 ग्राम गिव्स 56 ml ऑफ नाइट्रोजन एंड अनदर ऑक्साइड 0.15 ग्राम गिव्स सेम वॉल्यूम ऑफ N2. यानी दो आपको ऑक्साइड दिए हुए नाइट्रोजन के, दोनों का वेट दिया हुआ है और दोनों 56 ml नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस क्वेश्चन में आपको शो करना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है. अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर आपको याद हो, क्या कहता है कि दो एलिमेंट्स जब कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएं, तो उनमें से किसी एक एलिमेंट का मास अगर हम फिक्स कर दें तो दूसरा एलिमेंट के का मास सारे कंपाउंड्स में एक सिंपल रेशियो के अकॉर्डिंग ही लाई करेगा. ठीक है, तो हमने पहले भी इसके क्वेश्चन किए हुए हैं, ये हम सॉल्व करते हैं पहले. अब आप क्वेश्चन में पहले समझ लीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ये दोनों आपको जो वेट दिए हैं ये ऑक्साइड्स के दिए हैं. ठीक है, हमें नाइट्रोजन का भी वेट पता करना है और ऑक्सीजन का भी. हमें नहीं पता कौन सा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है, बट हमें इतना पता है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है मतलब उसमें या तो नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन. तो आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर सेपरेटली पता लग जाए, मास उसका अमाउंट पता लग जाए, और उसके बाद आप नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी एक का मास फिक्स कर दें, तो रिमेनिंग एलिमेंट की आप रेशियो ले सकते हैं दोनों ऑक्साइड में, राइट. लेकिन अब मास पता कैसे लगेगा, ये कॉन्सेप्ट अभी आप इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे, आज शायद वो आ जाएगा लेक्चर में, आज के लेक्चर में आएगा, आपको पता लगेगा कि कैसे फिगर आउट करना है. ये क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो पहले आ गया. यहाँ आपको दिया है, देखिए 56 ml ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, आप आगे एक लॉ पढ़ोगे अभी, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ, उसके रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन है एक तरह से, एक पॉइंट. तो फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए, जो मैं आपको रिलेशन बता दे रही हूँ. टुडे यू विल बी एबल टू क्लियर आउट कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ है वो क्या है. ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी. मैंने अभी आपको बताया कि एक ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ है. ठीक है, उसमें लॉ कहता क्या है कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपको वॉल्यूम दी गई है, वो इक्विवेलेंट होती है मॉलिक्यूलर मास के. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, 0.11 ग्राम आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है और वो कितने ml नाइट्रोजन दे रहा है, 56 ml. ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग एक्चुअली 22400 ml. ठीक है, ये वैल्यू है. ये आपको आगे पता लगेगा क्या चीज है, मैं आज बता रही हूँ कि आज ये लॉ आपका आ जाएगा, तब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, उसको लॉ को पढ़ने के बाद दोबारा आप इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर कीजिएगा, देन ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो 22400 22,400 ml किसी भी गैस का एक्चुअली जब आप कंसीडर करते हो, नाइट्रोजन आपको ध्यान हो ना, ml दिया हुआ है, वॉल्यूम गैस के रिगार्डिंग दिया हुआ है, तो ये हमेशा आपका किसके इक्विवेलेंट होगा, उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के. यहाँ पे क्या था आपका नाइट्रोजन, तो 26 ml ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू किसके, इसके मॉलिक्यूलर मास के. अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 14 into 2 28 ग्राम्स. और क्वेश्चन में आपको ध्यान दिया हुआ था बोथ एट STP. ये इसकी कंडीशन है इस लॉ के लिए कि आपके टेम्परेचर प्रेशर सेम होने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए, सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए. ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. 22,400 ml ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वलेंट टू 28 ग्राम. गिवन कितना है आपको क्वेश्चन में, 56 ml. इसके इक्वलेंट होगा 28 by 22,400 into 56. ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.07 ग्राम. अब ये आपका आया नाइट्रोजन का मास दोनों ऑक्साइड्स के केस में. अब यहां अगर मैं केस 1 केस 2 ले लेती हूँ, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यही है दोनों में.
दोनों में नाइट्रोजन सेम ही था, 56 ml 56 ml, यानी दोनों केस में इसका मास सेम ही रहेगा, बट ऑक्सीजन का मास डिफरेंट हो जाएगा। एक केस में आपका क्या था 0.11, इसमें से आप माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का था। पूरे ऑक्साइड में से अगर आप नाइट्रोजन का मास माइनस कर दें तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था 0.15। अब आपने कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ आ जाएगा 0.04 और यहाँ 0.08, ठीक है। अब अगर तो ये फिक्स ना होता, मतलब सेम ना होता, तब तो आपको सेम करना पड़ता, चाहे आप इसको करते नाइट्रोजन को, चाहे आप ऑक्सीजन को। बट यहाँ आप देख सकते हैं दोनों के केस में सेम है। फिक्स का मतलब क्या हो कि सेम वैल्यू हो, अगर नहीं है तो आप उसको 1 के इक्वल करते हो, 1 कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है इसलिए। तो ये आपका ऑलरेडी फिक्स है। देन यू विल टेक रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ द केसेस, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन केस 1 इज टू केस 2। कितना आ गया 0.04 इज टू 0.08, यानी कि 1:2। यही आपका लॉ कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर एक एलिमेंट का हम मास फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट का मास अगर आप जितने भी ऑक्साइड्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं उस केस में कंसीडर करोगे तो देन इट विल बी अ सिंपल रेशियो, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? यस, इट फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब उसके बाद आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था, इसके रिगार्डिंग भी एक न्यूमेरिकल था, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था? अमोनिया दिया था आपको, अमोनिया में परसेंटेज दी हुई है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, फिर वाटर में आपको दी हुई है परसेंटेज ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में दी हुई है परसेंटेज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। तो मैंने आपको बताया था एक ट्राइंगल वाला इसमें फॉर्मूला, जैसे हमने पहले इसकी एग्जांपल्स में कंसीडर किया वैसे ही यहाँ पे दोबारा करेंगे, ठीक है। उसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देन यू विल बी एबल टू शो दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, मैंने वैसे ही सेम ट्रायंगल बना लिया है। 3 कंपाउंड्स आपको दिए हुए ना, अमोनिया, देन वाटर एंड नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ठीक है। अमोनिया यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, वाटर यानी H और O से, और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N और O से। सबकी मैंने यहाँ परसेंटेज लिख दी है जितना आपको क्वेश्चन में गिवन हो। अब जब आप एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे थे तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? इसका मास लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन होता तो यहाँ दोनों साइड मैंने 2 लिखा होता है ना, 2 उसका नॉर्मल मास होता है, यहाँ 3 था तो उसके अकॉर्डिंग आपका, जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 मास आ जाता, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाता। तो वो तब हम लेते हैं जब कुछ गिवन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दी हुई है, यू हैव टू कंसीडर दीज परसेंटेज एज ग्राम्स, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप इसको फिक्स कीजिए, इसको या इसको, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले अमोनिया कंसीडर करते हैं। अमोनिया में 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये पूरा मैं लिख के दिखा दे रही हूँ ताकि आप एग्जाम में आपको पता लग जाए कैसे लिखना है। 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन, कितने के साथ था? जहां आपको परसेंटेज दिए 17.65, वहां दूसरी परसेंटेज थी 82.35। तो 1 ग्राम अब फिक्स करना है तो नेचुरली आपको इसको 1 ग्राम करना पड़ेगा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद हाउ मच, ये आप कैलकुलेट करेंगे। 82.35 डिवाइड बाय 17.65, 4.67 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपने किया अमोनिया के केस में। ऐसे ही आपको वाटर के केस में भी करना होगा, है ना। पहले आप वाटर के केस में करोगे, उसके बाद क्या करोगे आप? ये आपकी इनडायरेक्ट वाली रेशियो आएगी, देन यू विल टेक डायरेक्ट रेशियो। तो चलिए वाटर के केस में करते हैं। वाटर के केस में मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। इन वाटर आपको परसेंटेज गिवन थी 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, कितना? 88.90 ग्राम, राइट। वाटर में आपको ये परसेंटेज दी हुई थी तो 1 ग्राम के साथ आप कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 88.90 डिवाइड बाय 11.10, ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 8.01 ग्राम। ये आपने निकाली। अब इनडायरेक्ट वाली आप इसकी रेशियो लोगे। मास आपने किसका फिक्स किया? हाइड्रोजन का। यू विल टेक रेशियो ऑफ देन ऑक्सीजन, है ना। मैं दोबारा एक बार फिगर दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। यहां से आपने कैलकुलेट किया, यहां से आपने कैलकुलेट किया, है ना। दोनों के केस में आपने हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया, ठीक। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आपने वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद अब इन दोनों की आप जो भी यहां से आई है वैल्यू उसकी रेशियो लेंगे, और एक रेशियो इसकी डायरेक्ट लेंगे, ठीक है। यस, ऐसे हमने लॉ में जो हमने एग्जांपल किया था ऐसे ही किया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ N/O, मैं ब्रैकेट में यहाँ इनडायरेक्ट लिख दे रही हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर लिखना होगा तो आप कंप्लीटली भी लिख सकते हो। रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन
व्हेन इट इज कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पूरा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या रेशियो यहाँ पे आप किसकी किसकी लोगे, इसकी और इसकी। ठीक है, नाइट्रोजन 4.67 इज टू 8.01 ग्राम, ये आ जाएगा 1:1.72। अब यहाँ पे कई बार वैल्यूज थोड़ा बहुत हो सकता है, ऊपर नीचे होती है कैलकुलेशन में, बट अप्रॉक्स आपका सही आ ही जाता है। ठीक है, ये तो थी आपकी इनडायरेक्ट रेशियो। डायरेक्ट रेशियो आपकी क्या होगी, जो आपको परसेंटेज दी हुई है जब वो डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट रेशियो ऑफ N/O परसेंटेज कितनी कितनी थी आपकी, 36.85 इज टू 63.15। 36.85 इज टू 63.15। इसको भी जब आप रेशियो लोगे तो आ जाएगा 1:1.71। अब ये और ये चीज सिमिलर आ रही है या फिर कोई सिंपल रेशियो होती है। सो इट मीन्स इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज, ये दोनों आपकी रेशियो सेम आ गई। ठीक है, और इनडायरेक्ट वाली भी और डायरेक्ट वाली भी। सो लॉ आपका फॉलो हो रहा है। ये तो थे इसके न्यूमेरिकल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने थ्योरी पढ़ ली थी, थ्योरी के बाद अब आपका नेक्स्ट आएगा एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। ठीक है, अब लॉज और थ्योरी के बाद उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, या फिर लॉ या प्रिंसिपल। हाइपोथेसिस होता है जब आप एक आइडिया रखते हो सामने। ठीक है, और जब वो कंप्लीटली प्रूव हो जाता है देन इट बिकम्स लॉ। तो आपने दो लॉ, अभी आपने लॉ पढ़ा, गेली-स्टोक्स लॉ पढ़ा। वो क्या कहता था कि गैसेस कंबाइन करती हैं विद वन अनदर इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक, फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसमें आपने क्या देखा कि एलिमेंट्स भी कंबाइन करते हैं विद वन अनदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय एटम्स। तो बर्जीलियस एक साइंटिस्ट हुए, स्वीडिश केमिस्ट, उन्होंने इन दोनों लॉज को और इस लॉ को और थ्योरी को कोरिलेट किया, राइट। एंड कोरिलेट करके उन्होंने कहा वॉल्यूम और एटम में जरूर कोई रिलेशन है, बिकॉज आप अदरवाइज देखें तो एक जगह गैसेस कंबाइन कर रही हैं, एक जगह एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ही सेड दैट वॉल्यूम ऑफ गैस में और नंबर ऑफ एटम्स जो कि उस गैस में प्रेजेंट हो उसमें डेफिनेटली कोई रिलेशन है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। क्या कहता है ये, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of atoms। कि अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर हैं और गैसेस की आपने जो भी गैसेस आपके केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रही हैं इक्वल वॉल्यूम्स हैं, उनकी सेम वॉल्यूम है, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कंसीडर किया H2+Cl2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस क्या दे रहा है, हाइड्रोक्लोराइड गैस। ठीक है, तो इसकी 1 वॉल्यूम, इसकी भी 1 वॉल्यूम, इसकी 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने ये रेशियो लिख दी, जो जिस वॉल्यूम में ये रिएक्ट कर रहे थे उसी की हमने रेशियो ले ली। अब अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या होगा, जितनी इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, राइट। यहाँ पे 2 वॉल्यूम है तो 2n एटम्स हो जाएगा। अगर हम इसको 2n से डिवाइड कर दें बोथ द साइड्स तो क्या आ जाएगा, हाफ एटम, यहाँ 1 एटम। बट एज यू नो डाल्टन्स थ्योरी क्या कहती है, एटम एक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है, यानी हाफ एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी हियर। ठीक है, तो यानी ये हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एवोगैड्रो, इटालियन साइंटिस्ट। उन्होंने इस बर्जीलियस हाइपोथेसिस की जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। कैसे, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बता के। एटम और मॉलिक्यूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या है, उसी को कंसीडर करते हुए इन्होंने बर्जीलियस हाइपोथेसिस को इंप्रूव किया, आप कह सकते हो। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी गैस का जो एग्जिस्ट कर सकता है वो मॉलिक्यूल ही होगा, एटम तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसी का उन्होंने यूज किया और कहा इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जस्ट यहाँ पे एटम की जगह मॉलिक्यूल्स प्लेस कर दिया। ठीक है, यही रिप्लेस किया है वर्ड, बाकी सारा कुछ सेम था। ठीक, क्यों किया ऐसा, क्योंकि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एक केमिकल रिएक्शन का दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, उसका सबसे छोटा पार्टिकल है एटम। अब इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसी चीज, ये आपको डाल्टन्स थ्योरी में आपने पढ़ा था, इसी चीज का यूज करके इन्होंने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस दिया। उसके बाद ये प्रूव हुआ, देन इट कन्वर्टेड इनटू लॉ। ठीक है,
एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें वही से दोबारा सेम पहले वाला ही, 1 वॉल्यूम, HCl गैस के लिए 2 वॉल्यूम, सेम हमने पहले वहां पे क्या किया था, n एटम्स कर दिया था, यहाँ हमने मॉलिक्यूल्स लिखा है, उसके बाद डिवाइड बाय 2n किया था, तो यहाँ हाफ मॉलिक्यूल्स दोनों जगह आ जाएगा, यहाँ 1 मॉलिक्यूल। नाउ यू नो दैट हाफ मॉलिक्यूल मीन्स इसका हाफ यानी कि एक एटम, तो यहाँ पे ये डाल्टन थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। सो इस वजह से ये हाइपोथेसिस आपका प्रूव हुआ एंड देन इट बिकेम एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस। सबसे पहली एप्लीकेशन कि ये एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे? एटॉमिसिटी आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। ठीक है, ये आप पहले भी इसी चैप्टर में पढ़ चुके हो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। अब जैसे हम ऑक्सीजन या ओजोन का किसी एक का एक मॉलिक्यूल पूरा लेंगे, इसका पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये हमने कंसीडर किया, तो इसमें ये जो नंबर दिया होता है ये इसकी एटॉमिसिटी है। तो ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन गैस के केस में O2 में 2 आ जाएगा, ओजोन में 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उसकी रेशियो, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब रिलेशन आपको यहाँ किसका निकालना है? मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी का, ये ध्यान रखिएगा। अब डेंसिटी ऑफ गैस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास का हमें रिलेशन निकालना है, तो डेंसिटी की जगह हम कुछ ऐसा रिप्लेस करें कि मास आ जाए। ठीक है, इसको आप अगर डेंसिटी और वॉल्यूम को कोरिलेट करोगे तो डेंसिटी की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हो? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP लिख सकते हो। हमने वॉल्यूम फिक्स कर दी, अगर सपोज करो जो भी वॉल्यूम फिक्स की है, ठीक है, गैस के केस में और हाइड्रोजन के केस में हम सेम ले लेंगे, तो तब हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, और जितनी वॉल्यूम गैस के केस में ली उतनी हमने ले ली मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP। फाइन, तो वॉल्यूम सेम हो गई दोनों की, तो आप अब डेंसिटी और मास में कोरिलेट कर सकते हो। फिर क्या आएगा नेक्स्ट? सर्टेन वॉल्यूम की जगह आपने क्या कर दिया? n मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग यही पढ़ा ना, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वहां हमने क्या लिख दिया? मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स, और n मॉलिक्यूल्स ही हाइड्रोजन के आ जाएंगे। अब n की जगह हम 1 भी ले सकते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास उस गैस का, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 2। तो यहां से आपका रिलेशन आ गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। वेपर डेंसिटी को आप क्या कहते हो? रिलेटिव डेंसिटी भी, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो ना विद इन रिलेशन टू हाइड्रोजन, आप इसको फिगर आउट कर रहे हो, इसलिए क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी। ये तो हो गई इसकी सेकेंड एप्लीकेशन। देन थर्ड एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी आपने किसकी निकाली? मास और वेपर डेंसिटी की, अब मास एंड वॉल्यूम की। सेम वही आप ये चीज जो भी आपने कैलकुलेट किया उसी का यूज करेंगे हम। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को रिप्लेस करके क्या लिखोगे? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP, जैसे आपने पहले किया था वैसे ही। अब वहां पे हमने क्या किया था? हमें आगे चाहिए थे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालना था तो हमने रिलेशन को वैसे ही लिख लिया था। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के साथ रिलेशन निकालना है तो हमने 1 लीटर ले लिया। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 एट STP। ठीक, दोनों का 1 लीटर ले लिया। अब मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP हमने ऐसे ही लिख लिया, और इसका हमें वैल्यू इसकी हमें पता है 0.089 ग्राम। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे देन इट विल कम आउट 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ हम निकाल रहे थे रिलेशन मॉलिक्यूलर मास का। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। यही वो चीज थी जो अभी आपने न्यूमेरिकल में अप्लाई किया था, राइट? अगर मैं यहाँ इस लीटर को कन्वर्ट कर दूं, इन 2000 कर दूं तो ml आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 22,400 ml। तभी मैंने क्या कहा था कि 22,400 ml किसी भी गैस का किसके बराबर होता है? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो दिस लॉ इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। ठीक है, क्या कहता है ये? 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP, इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स।
तभी आपने वहां पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, बोथ एट SGP न्यूमेरिकल में यहाँ हमने 22,400 ml सॉल्व करते टाइम लिया था, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल रखा था। क्लियर हो गया। अब होपफुली इस लॉ को पढ़ने के बाद आपको वो न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अब हमने रिलेशन पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर मास आपका आ गया, एवोगैड्रो लॉ में भी आ गया, उसका एप्लीकेशन में भी उसका जिक्र आ गया। लेकिन अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट को फिगर आउट करना था वो ये था कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करें, कहां से आए, ठीक है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में पहले उन्होंने कई रेफरेंस लिए, कभी हाइड्रोजन लिया, कभी ऑक्सीजन लिया, बट आंसर कभी एक्यूरेट नहीं आया, कभी फ्रैक्शनल वैल्यू आई। तो फाइनली जो लास्ट में रेफरेंस कंसीडर किया गया वो था कार्बन 12। कार्बन के भी कई आइसोटोप्स होते हैं ना, उसमें कार्बन 12 वाला आइसोटोप कंसीडर किया गया। उसके रिगार्डिंग कंपैरिजन में एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का कैलकुलेट किया गया, वो एक्यूरेट आया। उसी के बेसिस पे फिर आज तक जो भी आप एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करते आ रहे हो वो उसी को कंसीडर करते हुए निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन atom of that element is heavier than an atom of carbon taken as 12। मतलब किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एटम हैवी है इन कंपैरिजन टू व्हाट, एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12 का मतलब कि जब आप उसका 12 ग्राम ले रहे हो, या मतलब रेफरेंस जो है आप C12 वाला ले रहे हो वो। इसकी एक्चुअली एटॉमिक मास की कई डेफिनेशंस दी गई, आप सिंपली कोई भी याद कर सकते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि है क्या चीज। तो नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट विच इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अब ये एटॉमिक मासेस जो कैलकुलेट किए गए हैं ये एक्यूरेट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कंपैरिजन करते हुए निकाल रहे हो, तो यहाँ पे वर्ड टर्म क्या आ जाएगी, रिलेटिव, ठीक है। एक्चुअल मास या एब्सोल्यूट मास नहीं है। तो ये मासेस आपके एटॉमिक मास स्केल पे एक्सप्रेस किए जाते हैं, एटॉमिक मास स्केल होता है आपका, उस पे एक्सप्रेस किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स, जिसको आप AMU कहते हो। ये आपने 9th-10th में डायरेक्टली पढ़ा होगा, हो सकता है AMU या इस तरह से म्यू लिखा होगा, ठीक है, मास की जगह। तो एटॉमिक मास आपकी यूनिट्स हैं जिसमें आप इसको शो करते हो, एक्सप्रेस करते हो। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ऑब्वियसली 1 एटॉमिक मास कितना होगा, 1/12 हो जाएगा ना, क्योंकि आप कंपैरिजन इसी से करोगे, ठीक है, और आप इसको यूनिटी कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/12। सो इट इज 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। अब ये तो थी उस टाइम की बात, बट नाउ डेज एटॉमिक मासेस को आप एक्यूरेटली एब्सोल्युटली डिटरमिन कर पाते हो यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उसके रिगार्डिंग आप फिगर आउट कर पाते हो। तो बट पहले ऐसा नहीं हो पाता था, ठीक है। देन कम्स अगेन एक और डेफिनेशन आती है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एवरेज। ये एवरेज वर्ड यहाँ क्यों आया, क्योंकि जैसे आपने देखा कार्बन का 12 भी आइसोटोप है, 14 आइसोटोप है, ठीक है। वो एक्चुअल में नेचुरल अबंडेंस उनकी कुछ ना कुछ तो होगी कि C12 वाला कुछ % एग्जिस्ट कर रहा होगा नेचर में और कुछ % C14 वाला आइसोटोप। तो कितने कितने % एग्जिस्ट कर पा रहा है। आप ओवरऑल जब एवरेज मास कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, उनका ओवरऑल एवरेज लेके, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये डेफिनेशन बनाई है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। ये वाली चीज सेम है, बस यहाँ इंक्लूड क्या किया, एवरेज रिलेटिव मास। क्यों किया, क्योंकि मैंने बोला अगर कई तरह के आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो उनकी अपनी अलग अलग फ्रैक्शनल एबेंडेंस है या कुछ % है जिसमें वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका एटॉमिक मास सबका अलग अलग होगा। तो ओवरऑल एवरेज करके, एवरेज वैल्यू लेके कंसीडर किया जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे, फ्रैक्शनल एबेंडेंस, ठीक है, क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, किसी आइसोटोप के लिए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटोप। जो आइसोटोप आप कंसीडर कर रहे हैं वो कितने फ्रैक्शन में प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे सपोज करो यहाँ हमने एग्जांपल लिया हुआ है क्लोरीन का, क्लोरीन 35 वाला और 37 वाला 2 आइसोटोप है। तो अगर आप किसी एक का कंसीडर कर रहे हो, ये उसकी फ्रैक्शनल एबेंडेंस दी हुई है, इसकी ऐसे 37 वाले की ये दी हुई है, तो कुछ ना कुछ ये फ्रैक्शन ही है ना, ये कुछ ना कुछ अमाउंट दिया हुआ है। तो टोटल 35 और 37 सारा मिला के ये कितना जो भी फ्रैक्शन आ रहा होगा वो ओवरऑल एबंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कैसे, इसको और इसको जब आप मिला लोगे
ठीक है, वो टोटल हो गया। उसमें से कुछ परसेंट 35 वाला क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ परसेंट 37 वाला। तो जो इसकी फ्रैक्शन है आउट ऑफ टोटल, उसी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल अबेंडेंस। ठीक है, अब एवरेज मास कैसे निकलता है? जो इसका एटॉमिक मास होता है मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल अबेंडेंस प्लस, ऐसे ही यहाँ पे भी तो हमने देखिए किया हुआ है 35 इंटू 0.755 प्लस 37 इंटू 0.245। तो आपका कैलकुलेट करके क्या आ गया? 35.49। इसी को अप्रॉक्स करके आप क्या लेते हो? 35.5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। हम कंपैरिजन करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप के साथ कि किसी एक एलिमेंट का, एक एटम, जो भी आप एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो उसका एटॉमिक मास जब आप कंसीडर करोगे वो कितने टाइम्स वो एटम हैवियर है देन द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप टेकन एज 12। ठीक है, या फिर हमने एक और डेफिनेशन क्या की कि एवरेज रिलेटिव मास उन एटम्स का एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। ठीक है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एटॉमिक मास है क्या चीज। फाइन, नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। अब जो एटॉमिक मास आपने अभी पढ़ा, मैंने कहा था ना उसमें इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप उसको एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। और इसी को हम क्या कहते हैं? 1 ग्राम एटम। अब ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है बिकॉज न्यूमेरिकल में कई बार क्वेश्चन में दिया होता है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि 1 ग्राम एटम है क्या चीज। अगर ग्राम एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन AMU दिया है, या 1 ग्राम एटम कुछ भी दिया है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो किसके बराबर होगा। कंफ्यूज आप ना हो, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, अच्छे से रीड करना। एग्जाम्पल लेते हैं। एटॉमिक मास अगर आप ऑक्सीजन का कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा? 16 AMU या 16U, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अगर उसी को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे 16 ग्राम, या फिर 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, अब बच्चे बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं। ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग है, एटम अलग है। खाली O का मतलब ऑक्सीजन एटम, O2 का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चीज जब अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आगे आपका मोल कॉन्सेप्ट आएगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। मैं हर तरह से आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, बट मेक इट श्योर कि अगर 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है इसका मतलब 1। अगर यहां पे मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोल देती देन इट विल बिकम O2, राइट। तो ऐसे ही जैसे आपने एटॉमिक मास पढ़ा वैसे ही आपका मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास के लिए भी सेम वैसे डेफिनेशन आ जाएगी। कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर करते हुए क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, वहां क्या था? द एटम ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे आ जाएगा द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्यों बोला मैंने? क्योंकि मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और किसी कंपाउंड का भी, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, इसलिए कॉमन टर्म सब्सटेंस ले ली। नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कंप्लीटली वैसे ही डेफिनेशन, जस्ट चेंजेस क्या किए हमने यहाँ पे। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स as compared with an atom of C12 isotope taken as 12. फाइन, एग्जाम्पल लेते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला C6H12O6। अब 9-10 तक तो बहुत बार क्वेश्चन में आपको हर चीज का फॉर्मूला गिवन होता था। +1 में आने के बाद जस्ट ट्राई टू मेमोराइज सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखिए। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों को पूछो शुगर का फॉर्मूला, दे जस्ट टेल ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, शुगर अलग है, ग्लूकोज अलग है, तो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ द जनरल फॉर्मूला जो भी होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब पता होने चाहिए। अगर नहीं पता होगा फॉर्मूला तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं कैलकुलेट कर सकते, न्यूमेरिकल आगे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सोडियम नाइट्रेट क्या है, नाइट्राइट क्या चीज है, फॉस्फेट, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। मास कैलकुलेट करते हैं इसका 6 इंटू 12, एक कार्बन का 12 होता है, प्लस 12 इंटू एक हाइड्रोजन का 1 म्यू, 6 इंटू एक ऑक्सीजन एटम का 16, कैलकुलेट करके क्या आ गया? 180 म्यू। ठीक है, 180 AMU। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा? जैसे वहां सेम ग्राम एटॉमिक मास था, यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कि अगर आप मॉलिक्यूलर मास को ये जो जैसे ये है या कोई भी आपका जो आया है उसको आप एक्सप्रेस कर दो ग्राम्स में, देन इट विल बिकम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या फिर हम उसे क्या कह देंगे? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में पूरा लेक्चर आपका रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स ही होगा, और हो सकता है उससे अगला लेक्चर भी मुझे न्यूमेरिकल का देना पड़े, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट जो आएगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यू कैन से बेस ऑफ केमिस्ट्री। जब भी आप कैलकुलेशन की बात करोगे, सॉल्यूशन की बात, अगर ये आपको नहीं आता है प्रॉपरली तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, सबको पता है 2 + 16 18 हो जाएगा। अगर इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया वाटर का, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। ये कुछ नहीं, सेम यही चीज है मॉलिक्यूलर मास की तरह, बस डिफरेंस ये है कि आयनिक कंपाउंड्स के केस में, जैसे कि NaCl, KNO3, इनके केस में मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते, एक्चुअली आयंस प्रेजेंट होते हैं जो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो वहां पे आप टर्म फॉर्मूला मास यूज कर देते हो, दैट्स इट। बाकी कंफ्यूज मत कीजिएगा। फॉर्मूला जैसे आप मास कैलकुलेट करते हो, मॉलिक्यूलर मास सेम वैसे कैलकुलेट करना है। जैसे NaCl का मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो टोटल आ गया 58.5 म्यू, ठीक है। इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दोगे तो ग्राम फॉर्मूला मास क्या आ जाएगा, 58.5 ग्राम, ठीक। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स। सो अब तक का जितना भी ये बेसिक है, डू रिवाइज इट वेरी केयरफुली, तभी आपको मोल कॉन्सेप्ट आगे समझ में आएगा। एटलीस्ट एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, यू शुड नो अबाउट इट, ओके। सो दैट्स इट, थैंक यू। How was the lecture today? Hope you have liked it. If not till now, please hit the like button. जो भी आपकी क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इसे फ्रेंड्स फैमिली में प्लीज शेयर करें। लेट अदर पीपल ऑल्सो नो अबाउट आवर फैमिली कीमोफिलिक लॉरिका, और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल कीमोफिलिक लॉरिका, and don't forget to press the bell icon to get all the notifications immediately. Thank you.